जोहार। सुनील करियाम इज़ वॉचिंग। जोहार, सबको जोहार। सेवा जोहार, जय आदिवासी। पिछले कई दिनों से मैं जो हूँ डी लिस्टिंग के मुद्दे पे आदिवासियों के जो धर्म, रीति रिवाज, परंपरा के बारे में काफ़ी लंबे समय से मैं चर्चा करती आ रही हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं ट्राइबल्स को लेकर, लेकिन लोग भी सोचते होंगे कि बार बार एक ही मुद्दे पे बबीता जी क्यों लाइव आती है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं ट्राइबल्स पर, लेकिन जो बेस, मतलब जिस जड़ पे हमला किया जा रहा है ट्राइबल्स का, तो मैं उस चीज़ पे देखते हुए भी मतलब उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ। और ये कहीं ना कहीं ट्राइबल का बेस है, जिसकी वजह से ट्राइबल का अस्तित्व है, आदिवासियों के पूरे भारत भर के आदिवासियों का अस्तित्व है। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दे को लेकर आदिवासियों के अस्तित्व पे हमला किया जा रहा है। अभी सबसे करंट मुद्दा है, दो मुद्दे जो मैंने पहले भी बताया था कि 2 मुद्दे अभी तत्काल में मतलब आपके आ रहे हैं। तो 2 मुद्दों पर मैं आज चर्चा करूंगी। बहुत सारे मुद्दे तो हैं ऐसे, पर 2 मुद्दों पर चर्चा करूंगी। पहला है कि डी लिस्टिंग पहले भी बता चुकी हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जितने भी भारत के आदिवासी हैं उनको एसटी का स्टेटस प्राप्त है। नो डाउट बहुत बार ऐसा भी हो गया है कि राजनीतिकरण की वजह से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आदिवासी नहीं है, उनको एसटी का स्टेटस दे दिया गया है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आदिवासी थे लेकिन उनको एसटी के स्टेटस में नहीं रखा गया है। तो ये भी एक मतलब कि बहुत भ्रम की स्थिति है, हमारे अस्तित्व पे खतरा है। और सेकंड जो मुद्दा था वो अभी सिवनी जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे गौ रक्षा अधिनियम के नाम पे शक के आधार पर 2 गोंड आदिवासियों को की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इस पे भी मैं चर्चा करना चाहूँगी कि संविधान हमारा क्या कहता है, कानून हमारा क्या कहता है, क्या इस तरह का हमला हम लोगों के ऊपर में जो हमले हुए जा रहे हैं, ये क्या ये संविधान इसकी इजाज़त देता है, या फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो। तो डी लिस्टिंग पे काफ़ी लंबे समय से मैं चर्चा करती आ रही हूँ, और काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि डी लिस्टिंग का पिछले दिनों मैंने बताया था कि डी लिस्टिंग के माध्यम से पहले तो ईसाई आदिवासियों पे हमला किया जा रहा है फिलहाल के डेट में। ठीक है, हम जो है हम जैसे प्रकृति पूजक आदिवासी खुश हो रहे हैं कि ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं, उनको अगर ईसाई आदिवासियों को अगर एसटी के स्टेटस से हटा दिया जाता है तो हमारा आरक्षण बढ़ेगा, हमारा जो जंगल ज़मीन जो है उसका मतलब कि अधिकार हमको मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें मतलब कि हम लोगों को लगती है। सेकंड चीज़ है कि बहुत ही आज का लाइव आने का मेन मकसद है, मैंने पहले भी बताया था कि अभी तो ईसाई आदिवासियों पे हमला किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में हो सकता है कि एक दूसरे पे हमला की वो करने लगे कि नहीं, मतलब ईसाई आदिवासी बोले कि नहीं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं उन आदिवासियों को भी एसटी का स्टेटस से निकाला जाना चाहिए, और इस तरह से हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी। तो आज मतलब कि मेरा मेन उद्देश्य यही है, जो कि काफ़ी बड़ी जनसंख्या जो है वह क्या करती है कि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है, तो मिलते जुलते चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदुत्व की ओर अपने आप को मतलब हिंदुत्व से प्रेरित है कहीं ना कहीं। तो ये हमारी गलती नहीं है, हम तो अपने 5th शेड्यूल क्षेत्र में रहे थे, हम अपने क्षेत्र में थे, बाहरी धर्म जो है हमारे क्षेत्र में प्रवेश किए। कहीं ना कहीं हमारा जो मतलब कि पूजा का स्थान होता है, जहाँ पे हमारे पुरखे पूर्वज जो है मतलब कि हम उनकी पूजा करते हैं, और जो कुल देवी होती है, गांव देवता होते हैं, तो उन सारे जगह पे कहीं ना कहीं हम तो नहीं थे। हमारे जो रीति रिवाज परंपरा में क्या था कि जो कि अदर से बिल्कुल अलग है, अलग धर्म बाकी जो धर्म के लोग हैं उनसे अलग है कि हम अपने पुरखे पूर्वजों को, या फिर हमारे जो कुल देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं, गांव देवता होते हैं, तो उनकी सेवा हम लोग जो होते हैं बलि प्रथा करके बलि देते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं, या फिर जिस हिसाब से गांव में चलता आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से जो कालांतर से हजारों साल से चलता आ रहा है, तो उस पशु की बलि देते आ रहे हैं। साथ ही साथ में जो हमारे ट्रेडिशनल जो पेय होते हैं, हड़िया हो गया या फिर मतलब महुए का धार हो गया, यह हम अपने मतलब पारंपरिक जो पूजा स्थान है वहाँ पे हम चढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है कि बाहरी धर्मों ने हमारे क्षेत्रों पे मतलब कि अतिक्रमण कर लिया। जो हमारे मतलब कि पूजा स्थान थे वहाँ पे बाहरी जो लोग थे उन्होंने मतलब अतिक्रमण करके, तो हमको ऐसा क्या लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम तो कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन चूंकि वो हमारे क्षेत्रों में अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति हमें पैदा हो गई कि हम भी कहीं ना कहीं हिंदू है या फिर मतलब कि अदर धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो
आज के दिन में जो कि डीलिस्टिंग के माध्यम से बहुत बड़ा हमला होने वाला है हम लोगों पे, तो डीलिस्टिंग के माध्यम से मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, पहले भी मैं इस पे मतलब काफ़ी अपना लंबा चौड़ा मतलब कि जजमेंट के साथ में मैंने मतलब अपना वक्तव्य दिया हुआ था। तो एक तो हमारा ओरिजिन हमको समझना पड़ेगा कि हम जो है वो किसी धर्म में क्यों नहीं है। आदिवासी जो है वो किसी धर्म में नहीं है, उनकी अपनी, अगर आदिवासी को कहा जाए तो वो एनिमिस्ट है। एनिमिस्ट का मतलब होता है जीववादी, प्रकृतिवादी, ठीक है। तो जीववादी, प्रकृतिवादी या फिर एनिमिस्ट, चूंकि अंग्रेज के समय में जब हमारी जनगणना हुआ करती थी तो हम किसी धर्म में नहीं, जो ट्राइबल से पूरे भारत भर के जो आदिवासी हैं वो किसी धर्म में नहीं डाले गए थे। उनका जो मतलब कि आपका जैसे एबोरिजिन कहा गया, उनको एनिमिस्ट कहा गया, तो इस तरह का जो उनको कई सारे मतलब कि जनगणना के तौर पे उनको रखा जाता था। तो अगर हम पूरे विश्व भर के आदिवासियों को अगर देखें तो विश्व भर के अगर कहा भी जाए तो मतलब कुछ 5 कॉन्टिनेंट जो है, 5 महाद्वीप है, वहाँ के ट्राइबल्स का अगर हम रीति रिवाज परंपरा को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेटिव अमेरिकन्स की बात करती हूँ, ठीक है। नेटिव अमेरिकन्स है, वो भी आदिवासी हैं, तो उनका जो मतलब वो अपने आप को एनिमिस्ट कहते हैं। तो एनिमिस्ट में वो क्या करते हैं, वो शैमन बिलीव करते हैं। शैमन बिलीव का मतलब होता है कि जैसे हमारे बड़वा होते हैं, भगत होते हैं, मत्ती होते हैं, मतलब भगत मत्ती जो होते हैं, जो कि हमारे गांव में पारंपरिक तौर पे नियुक्त होते हैं। जैसे हमारे ट्राइबल, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं भी चले जाइए तो ये क्या है कि आपको यही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी कि अपने प्राकृतिक तरीके से हमारे जो पुरखे हैं उनसे ज्ञान लेकर, उनसे सीखकर या फिर उनसे संपर्क करके जो बड़वा भगत मत्ती है, जिनको विदेशों में जो हमारे ट्राइबल, हमारे जैसे ही ट्राइबल है, जो नेटिव अमेरिकन्स है या फिर ऑस्ट्रेलियन है या फिर अफ्रीकन है, ठीक है, जहाँ पे एनिमिज्म फॉलो किया जाता है अभी भी, तो वहाँ पे शैमन बिलीव है। दैट मीन्स कि बड़वा भगत अभी भी चल रही है। तो वो क्या करते हैं कि अपने पुरखे पूर्वज से मतलब कि सारा ज्ञान लेके या फिर उनके आत्माओं को संपर्क करके जितने भी रोग दुख तकलीफ है उनको, ट्राइबल्स के आज भी ये चीज़ मतलब कि फॉलो होते होते आ रहे हैं कि ये चीज़ आज भी चलती है कि जो प्राकृतिक तौर तरीके होते हैं किसी बीमारी को ठीक करने के, ये आज भी चलते आ रहे हैं। यही हमारा कल्चर है और यही हमारे कल्चर की वजह से हमको एसटी का स्टेटस प्राप्त है। सेकंड चीज़ है कि जो बाकी सारे धर्म हमको मना करते हैं, कि जो लोगों का कहना है, जो धर्मों के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो आदिवासी है वो अंधविश्वास से पड़े होते हैं, बुरी आत्माओं को बुलाते हैं। मैं अभी तक में मतलब मैंने देखा हुआ है कि आदिवासी कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, लेकिन उनका जो कल्चर है, उनका जो रीति रिवाज है, जो पुरखों से चली आ रही है, कि जो ये बुरी आत्माओं का जो नाम दिया जाता है कि बुरी आत्माओं की पूजा करते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, वो सुपर नेचुरल पावर की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमारे यहाँ पे देखी गई है कि आज भी हमारे लोगों के बीच में, गाँव के लोगों के बीच में हमारे पुरखे पूर्वज किसी के शरीर में अभी भी आते हैं। तो ये भी मतलब कि चलता आ रहा है उनके द्वारा, मतलब कि जो भी वो खाते पीते थे हमारे पुरखे। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जो भी धर्मों में क्या है, किसी भी धर्म में उनके पुरखों की पूजा होती है, या फिर किसी भी गांव में आप जाइए तो उनके पुरखों की पूजा होती है। तो ये बात हमको क्लियरली समझना पड़ेगा कि आदिवासी या फिर कोई और भी हैं, वो अपने पुरखों की पूजा करते हैं। और हमारे पुरखे सिर्फ हमारे माँ बाप हैं, और हमारे माँ बाप के बाद में जो दादा दादी है वो मतलब पुरखे होंगे, और दादा दादी के बाद में जो पहले कुल देवी और पहले कुल देवता होंगे, गांव देवता होंगे, वही हमारे भगवान है। चूँकि मतलब कि हमारे यहाँ पे जो जीवित व्यक्ति होता है वह कल जाके जब मर जाता है तो उसको ही हम अपने मतलब कि ट्राइबलिज्म में उसको भगवान के रूप में मानते हैं। और उन्हीं का हम लोग मतलब कि वो जिस तरह की चीज़ें खाया पिया करते थे, जैसे कि ट्राइबलिज्म में आपने देखा होगा कि अपने पूजा स्थान में वो क्या करते हैं कि मुर्गी बलि देते हैं, बकरा बलि देते हैं, या फिर जो हड़िया और महुआ दारू का धार चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये यहाँ से आई, चूँकि हम क्या है कि हमारे पुरखे कल को जो चीज़ खाते रहे होंगे, जैसे कि वो बकरा खाते हो, तो वो जब हम किसी के शरीर में जब आते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो जो चीज़ें मांगते हैं कि मुझे बकरा खाना, तो हम उनको वही चीज़ देते हैं, ठीक है। वो अगर बोले कि हमको मुर्गा खाना, तो हम वही चीज़ उनको देते हैं। या फिर मतलब कि तंबाकू की मांग करे, या फिर मतलब आपका हड़िया की मांग करे, तो इस तरह की चीज़ें जो चीज़ें वो खाते थे हमारे पुरखे पूरे, उन्हीं चीज़ों को हम उनको सर्व करते हैं, जो कि हमको क्या है, पूरे भारत भर के आदिवासियों को बाकी सारे धर्म के लोगों से अलग करती है। आज भी ये चीज़ मतलब देखी गई है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, कितने भी बिल्डिंग्स में रहते हो, कितने भी मतलब वेल एजुकेटेड हो जाए, ये चीज़ कल भी चलती आ रही है और आज भी चलती आ रही है। और इसी चीज़ को संविधान में ट्राइबलिज्म के रूप में, यानी कि एसटी के स्टेटस के लिए ये सारा जो आदिम जनजाति गुण है, ये ट्राइबल्स में होना ज़रूरी होता है।
तीसरा चीज़ है डायन विधि। आप पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आदिवासी क्षेत्र में, ये जो विद्या है जिसको बोलते हैं डाकन विद्या, ठीक है, कहीं ना कहीं अंधविश्वास के रूप में अभी ये चीज़ बहुत फेमस है, उसका बुरा रूप भी नज़र आ रहा है। लेकिन कल को जब मैं रिसर्च करती हूँ तो मालूम चलता है ये जो डायन विधि थी, जो कि आपके नवरात्र के समय के बाद में या फिर दिवाली की रात को जो कहा जाए, अमावस की रात को, ये डायन विधि होती थी जो कि हमारे ट्राइबल्स के संरक्षण के लिए बनाया गया था, जिसका अभी दुरुपयोग हो रहा है। तो ये डायन विधि भी मतलब इसको कहीं ना कहीं जो है गैर आदिवासी से डरते भी हैं, जो कि यह विधि है, सुपरनेचुरल पावर है जो कि ट्राइबल्स में पाया जाता है। तो इस कारण से इसका बहुत ही मतलब दुरुपयोग भी हो रहा है, साथ ही साथ में इसका मतलब क्या कहूँ मैं, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको। तीसरी चीज़ है आपका एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम है। हमारे ट्राइबल्स का जो सिस्टम है वो एंटी क्लॉकवाइज है। आप चूँकि आदिवासी प्रकृति पूजक है, वो मतलब प्रकृति से ही सीखते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गांव बनाने का जो सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं जानवरों से ही सीखा है, प्रकृति से ही सीखा है सब कुछ। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज हमारी जो पूजा पद्धति में, हमारे नाच गान में या फिर किसी भी चीज़ में, या फिर शादियों में, भीलों के शादियों में देखेगा कि उल्टे फेरे होते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में हमारा पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जाएंगे तो जितने भी ट्राइबल्स हैं उनका पूजा पाठ से लेकर सारी चीज़ों में आपका एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम ही उपयोग होता है, जो कि हमने प्रकृति से सीखा है। आप देखते हैं लता को, लता क्या करती है, वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी। बैल को देखिएगा, बैल भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। इसी प्रकार हमारा जो नाच गान का व्यवस्था होता है, ठीक है, हमारे पुरखे जो थे वो तो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन चूंकि वो प्रकृति को बहुत अच्छे से समझ पाते थे। और आज भी हम इस चीज़ को महसूस करते हैं, हम किसी दिखावे में नहीं जाते हैं, आज भी हम प्रकृति को मानते हैं। तो अपनी व्यवस्था को हम आज भी एंटी क्लॉकवाइज रखे हुए हैं, और यही चीज़ है जो कि हमको किसी और धर्मों से अलग करती है। तो चौथी चीज़ जो मैंने बता दिया था कि जो कि एक जो हमारा पेड़ होता है वो पूजनीय होता है, जिसके नीचे हम पूजा पाठ करते हैं। नो डाउट मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं, धर्मों के लोग हैं, मतलब कि उसमें कहते हैं कि नहीं हमसे मिलता जुलता है। लेकिन आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाएं तो आपको ये व्यवस्था तो दिखेगी ही कि पेड़ के नीचे जो हमारी मतलब कि पूजा स्थली होती है, जहाँ पे हम पूजा करते हैं, ठीक है। अच्छा, पांचवी चीज़ है कि जो मैंने पहले भी बताया था कि बलि प्रथा है हमारे में समय समय के हिसाब से कि नहीं। जैसे हमारे गांव की व्यवस्था क्या है कि 3 साल में हमको मुर्गी बलि देना है, जो पुरखे पूर्वज है, जो कि हमारे गांव देवता है, उनको मुर्गी की बलि देना है। बकरे 5 साल के बाद में बकरे की बलि देना है। उसके बाद 7वें साल में ये आपका बैल की बलि देना, बैल बोलते हैं, भेड़ा की बलि देना है। और फिर 12 साल के बाद में भैंस की बलि देना है। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ पे चली आ रही है। अगर किसी भी तरीके से आदिवासी समाज में ये मान्यता है, या फिर मेरे गांव में ये मान्यता है कि अगर किसी भी तरीके से हम इस चीज़ को अगर छोड़ते हैं तो उसका पुरखे पूर्वज जो चलता आ रहा है ये व्यवस्था हम छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे गांव में इस चीज़ का नुकसान देखने को मिलता है। और आज भी लोग मतलब कि मरना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे मतलब कहा जाए कि विश्वास है, जो कि सच साबित होती है। पूरे गांव का विश्वास है, आदिवासी समाज का विश्वास है कि अगर हम अपने रीति रिवाज परंपरा को छोड़ते हैं और दूसरी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे गांव में, पूरे खानदान में इस चीज़ का असर पड़ता है और गांव में लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे गांव का ही देखा हुआ चीज़ है। तो मरने के बाद क्या करते हैं कि रीति रिवाज के तौर पे पूरे गांव को फिर से रिक्रिएट किया जाता है। अपने जो पारंपरिक पहान होते हैं, पुजार होते हैं, उनको बुला के रिक्रिएट करके उस चीज़ को मतलब दोबारा गांव बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको दूसरे धर्मों से अलग करते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे मन में डाली जा रही है कि नहीं, आप अभी जो है क्रिश्चियनिटी की और मतलब कि जो लोग ट्रांसफ़र हो चुके हैं। नो डाउट बहुत भ्रम की स्थिति पैदा की गई है संविधान के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा की गई है कि आदिवासियों का चूँकि कोई धर्म नहीं था, ठीक है, वो रीति रिवाज परंपरा को फॉलो करते हैं। तो धर्मों की ओर अग्रसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी ये जजमेंट आया कि आदिवासी मतलब किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो अपनी पारंपरिक रीति रिवाज परंपरा को ना छोड़े। और दूसरी बात है कि हम किसी धर्म को मान रहे हैं, लेकिन हमको मजबूर किया जाता है कि अपनी रीति रिवाज परंपरा को छोड़ दे। और चूंकि संविधान में हमको एसटी का स्टेटस प्राप्त है, वो आदिवासियों की रीति रिवाज परंपरा के द्वारा ही प्राप्त है। जिसको छोड़ दे तो हमारा एसटी का स्टेटस चला जाता है। तो अभी एक भ्रम की स्थिति मतलब कि ये किया जा रहा है कि जो ईसाई मिशनरी कन्वर्टेड लोग हैं, मैंने पहले भी बताया है कि अगर ईसाई मिशनरीज़ को अगर मतलब कि एसटी का स्टेटस से डीलिस्टिंग करके एसटी का स्टेटस से उनको हटा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे करके जो मतलब कि हिंदुत्व की ओर प्रेरित है,
ठीक है, हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, नो डाउट रीति रिवाज परंपरा को तो नहीं छोड़े हैं, लेकिन हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, मिलते जुलते परंपराओं या फिर कुछ चीज़ों को मतलब कि दुष्प्रचार करने की वजह से उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो अगला हमला उन पे होगा, ठीक है। और हमला होने के बाद में क्या है कि जो क्रिश्चियनिटी को अभी मजबूर किया जा रहा है कि नहीं, आप मतलब कि जो अपने जो पहले के जो व्यवस्था थे, पहले के जो धर्म थे, आप उसमें वापस आइए। अब पहले के धर्म में वो क्या कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है आप उसमें वापस आइए, सनातन धर्म है उसमें वापस आइए। लेकिन हमारा ये कहना है कि आदिवासी कभी भी हिंदू या सनातन रहा ही नहीं है। वो शुरू से ही ट्राइबल था, एनिमिस्ट था, वो जीववादी था, वो प्रकृतिवादी था। उनकी व्यवस्था जो मैंने अभी शुरू से लेकर अभी तक जो बताई है, इसी चीज़ को फॉलो करता था। तो आदिवासी अगर मतलब कि उनको डीलिस्टिंग के माध्यम से आप ये फोर्स कर रहे हैं कि वो अपनी जो सांस्कृतिक व्यवस्था को मतलब कि अपनी जो व्यवस्था को छोड़ के वापस घर वापसी करे, तो मैं ये चाहूँगी या फिर संविधान के तहत ये जायज़ चीज़ है कि वो अगर मतलब कि इस तरह का डीलिस्टिंग से उनको बचना है, या फिर आपको लगता है कि डीलिस्टिंग करना ही है, तो बचने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका सांस्कृतिक रूप से उनका घर वापसी होना चाहिए, ना कि हिंदुत्व में घर वापसी होना चाहिए। उनकी घर वापसी जो होनी चाहिए वो जीववादी और प्रकृतिवादी में ही होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनसंख्या, आदिवासियों की जनसंख्या, ट्राइबल पॉपुलेशन खत्म करने के लिए ही ये डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप डीलिस्टिंग की जगह पे आप क्यों नहीं हमको धर्म कोड दे देते हैं। धर्म कोड तो नहीं कहूँगी मैं, कॉलम जो है, जो जनगणना कॉलम है, आप मतलब कि इसको हमको दे दीजिए। मतलब जो जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, जो हमारी जो जनगणना पहले हुआ करती थी वो एबॉर्जिन के रूप में हुआ करती थी, एनिमिस्ट के रूप में हुआ करती थी, ट्राइबल के रूप में हुआ करती थी, और वही चीज़ का आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, बीली धर्म बोल रहे हैं, धर्म कोड बोल रहे हैं, या धर्म कॉलम बोल रहे हैं, जनजातीय कोड बोल रहे हैं, या गोंडी धर्म कोड या गोंडी धर्म कॉलम बोल रहे हैं। तो धर्म कोड की बात नहीं कर रही हूँ, कॉलम की बात कर रही हूँ। तो अब ये कॉलम क्यों नहीं दे देते? ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं सरना कॉलम चाहिए हमको, बहुत सारे लोग अदर जो है आदि कॉलम चाहिए, बहुत सारे लोग जो है इस तरह से एक मतलब कि पूरे भारत के आदिवासी किसी एक कॉलम पे जब एकमत होते हैं, तो आप वो कॉलम क्यों नहीं दे देते हैं? आप बार बार डीलिस्टिंग की बात क्यों कर रहे हैं? तो डीलिस्टिंग के पीछे मैंने एक जो इनका मतलब आपका स्ट्रैटेजी प्लान जो है वो बताया कि एक तो आदिवासी की जनसंख्या कम करके, आधे जो ईसाई आदिवासी हैं उनको निकाल के, आधे हिंदू आदिवासी हैं उनको निकाल के, मेन जो ट्राइबल पॉपुलेशन की जनसंख्या कम करके, फिर शेड्यूल्ड एरिया को घटा के जल जंगल ज़मीन पे और खनिज पे, आदिवासियों के जो जल जंगल ज़मीन खनिज पे जो अधिकार है उसको लूटने का काम करेंगे। एक मैंने ये बताया। सेकंड चीज़ जो मेन उद्देश्य जो मेरे को लग रहा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी वही चीज़ है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ट्राइबल्स पे लागू हो जाता है तो उससे क्या होगा कि जो 5वीं अनुसूची के तहत विशेषाधिकार है, जो CNT-SPT के तहत जो विशेषाधिकार है, टेनेंसी एक्ट या फिर लैंड रेवेन्यू कोड के तहत जो स्पेशल प्रोविज़न हमको प्राप्त है, ट्राइबल को प्रोविज़न प्राप्त है कि आदिवासियों की ज़मीन, जल जंगल ज़मीन और खनिज कोई नहीं ले सकता, ना सरकार ले सकती है, ना कोई गैर आदिवासी ले सकता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के ये चीज़ कब ख़त्म हो जाएगा? जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, क्योंकि हमारी अपनी अलग व्यवस्था है, हमारी अपनी अलग मतलब कानून है, हमारी अलग पहचान भी है। देश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं, जो गैर आदिवासियों के लिए अलग व्यवस्था है और आदिवासियों के लिए अलग व्यवस्था है। तो अब ये डीलिस्टिंग के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू करेंगे? आप कुछ दिन पहले जब कोविड काल के पहले आपने गौर किया होगा कि NRC की बात चल रही थी कि यहाँ पे मतलब कि देश में NRC लगेगा। ठीक है, NRC को रोकने के लिए जो बाहरी लोग जो है, NRC का मतलब होता है कि जो भी विदेश से आए लोग हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो कि मतलब कि भारत के नागरिक नहीं है, तो उनको वापस भेजो, उनको उनके देश वापस भेजो। ठीक है, तो बहुत सारे वोट बैंक चूँकि बन चुके हैं, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं सरकार को भी खतरा है, वो क्यों चाहेगी कि हमारा वोट बैंक चला जाए। तब उन्होंने क्या किया, पहले से चलता आ रहा है, इंदिरा गांधी के समय में ही आपका NRC लगने वाला था, उन्होंने रुकवा दिया जनसंख्या कंट्रोल करके। मतलब कि इस तरह की बातें हुई, या तो आप जनसंख्या कंट्रोल करिए या फिर NRC लगा के जो विदेशी है उनको बाहर निकालिए। तो जो तत्कालीन जो इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था कि जनसंख्या कंट्रोल को चुना था, और फिर मतलब कि हम दो हमारे दो, या फिर मतलब कि जो निरोध होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब फैमिली प्लानिंग की चीज़ें, ये सारी चीज़ें उस समय पे आई, तो जनसंख्या कंट्रोल हुई, NRC उस समय पे टल गई। ठीक यही चीज़ इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री थे तब भी होने वाला था, लेकिन उस समय पे भी टाल दिया गया। अब जाके 2019 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब जाके ये NRC लगने वाला था। उस समय पे क्या हुआ कि CAB के नाम पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कि नागरिकता का जो मतलब कि बिल होता है कि कौन लोग नागरिक है, उसका संशोधन का बिल लाया गया, जो कि अब जाके कितने विरोधों के बाद भी उसको एक्ट बना दिया गया।
अब उसको लागू करना बस बाकी है। तो CAA आप जब पढ़ते हैं, जो कि कौन भारत के नागरिक है कौन नहीं है, इस पे संशोधन करने का जो मतलब कि कानून है, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ जो क्लियरली लिखा हुआ है कि वैसे लोग जो कि हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन हैं, उनको भारत में रहने का अधिकार है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी पे वो शांत है, क्रिश्चियन जो है उनके लिए कुछ उसमें मतलब कि CAA पे लिखा हुआ नहीं है, मुस्लिम के लिए कुछ भी उसमें मतलब कि CAA में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अब जाके जब कोविड ख़त्म होगा तो CAA को लागू किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, CAA लागू करने के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो CAA में क्या मैंने बताया कि जो हिंदू है, जो बौद्ध है, जो सिख है, वो जैन है, वो भारत में रह सकते हैं, और क्रिश्चियनिटी और जो मुस्लिम है उनके प्रति शांत है। तो अब अनुच्छेद पढ़िए 25, भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 अगर हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बौद्ध है, जो जैन है, जो सिख है, ये हिंदू के ही अंग समझे जाएंगे। तो कुल मिला के जो आपका सरकार मतलब कि जो राजनीतिक सरकार है उसका जो एजेंडा था, ठीक है, RSS का जो एजेंडा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, 2022 तक हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये जो एजेंडा है उसमें CAA बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्रिश्चियनिटी पे शांत थे, मैंने पहले भी बताया कि वैसे लोग जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, यानी कि कहीं ना कहीं जो हिंदू है वो मतलब कि CAA के तहत वो सुरक्षित है। और अभी क्या है कि अभी के डेट में जो क्रिश्चियन लोग हैं उन पे एक लिटमस टेस्ट हो रहा है। लिटमस टेस्ट मुस्लिम पे नहीं टेस्ट किया जा रहा है, क्रिश्चियन पे आपका लिटमस टेस्ट किया जा रहा है। क्रिश्चियन दैट मीन्स कि ट्राइबल, वैसे ट्राइबल जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं उन पे लिटमस टेस्ट किया जा रहा है कि इन पे मतलब कि एक इस तरह का कि आप चूँकि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो या तो आप मतलब कि आपको ST का स्टेटस से हटा दिया जाए, या फिर आप मतलब कि घर वापसी कर लीजिए। घर वापसी कहाँ पे करिए? हिंदुत्व में घर वापसी करिए। फिर मैंने बार बार बता रही हूँ कि आदिवासी कभी हिंदू रहा ही नहीं था, वो हमेशा से ही जीववादी, प्रकृतिवादी या फिर एनिमिस्ट था, उनकी अपनी अलग व्यवस्था थी। तो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, आप घर वापसी करके डीलिस्टिंग के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि आप घर वापसी करके हिंदुत्व में वापस आइए। तो कुल मिला के लिटमस टेस्ट जो हुआ वो क्रिश्चियनिटी पे हो रहा है कि आप मतलब कि तभी मतलब कि इंडिया में रह सकते हैं CAA के तहत। मतलब आने वाले दिनों में यही होने वाला है कि CAA के तहत हिंदुत्व के सारे अंगों को तो सुरक्षित कर लिया कि आप भारत में रहिए, उनको हिंदुत्व की ओर अग्रसर कर दिया गया। और जो क्रिश्चियनिटी ट्राइबल में जो है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल लोगों को मतलब कि आदिवासी हिंदू करके लिखवाया जा रहा है, जो मतलब कि आपका कॉलम नहीं होने की वजह से हिंदू लिखवाया जा रहा है। तो मतलब वहाँ पे क्या है कि क्रिश्चियन लोगों को ये मतलब कि आपका फोर्स किया जा रहा है कि या तो आप हिंदुत्व को फॉलो करो, अदरवाइज फिर आप पे खतरा है। ST का स्टेटस लूटने का खतरा बता के कह दिए। अब यही चीज़ आगे जाके मुस्लिम कम्युनिटी पे आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, CAA लागू होने वाला है, और CAA एक बार लागू हो जाएगा तो उसमें क्या है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हिंदू राष्ट्र का इनका उद्देश्य है। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, कोई एक धर्म के जो राष्ट्र बन जाने के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड चूँकि अभी उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में मतलब कि लागू करने का प्रावधान भी, मतलब ऐसा मैंने कुछ न्यूज़ भी पढ़ा था कि वहाँ पे कर ही रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद मैंने पहले भी बताया कि सब में एक समान नागरिक संहिता, मतलब कि सब पे एक जैसा कानून। आदिवासियों का एक जैसा कानून है नहीं देश में। अभी के डेट में देश में 2 तरह की व्यवस्था चल रही है। एक जो है वो ट्राइबल की अपनी अलग व्यवस्था है, और एक जो है बाकी लोगों की अलग व्यवस्था है। सरकार किसी की भी ज़मीन ले सकती है, SC OBC जनरल की ज़मीन ले सकती है, नो डाउट ट्राइबल एरिया में रहने वाले SC की भी ज़मीन नहीं ले सकती है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है आदिवासी की तो सरकार ज़मीन को डायरेक्ट नहीं ले सकती है। तो इस तरह की व्यवस्था है। बहुत सारा मतलब कि आपका कोशिश किया जा रहा है डीलिस्टिंग के माध्यम से कि हिंदुत्व की ओर आप अग्रसर हो, और तब जाके CAA लागू करने में हमको आसानी हो। CAA लागू करने में आसानी हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको लागू करने में आसानी हो, हिंदू राष्ट्र बनाने का हमारा सपना पूरा हो। ठीक है, और जो जल जंगल जमीन जो आदिवासियों का विशेषाधिकार है, जो खनिज पे आदिवासियों का विशेषाधिकार है, तो उस चीज़ को आसानी से मतलब एक झटके में आसानी से ले लिया जाए। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा डीलिस्टिंग पे जो मैंने बात बताया। तो इस पे भी बहुत सारा सॉल्यूशन मैंने बताया था, एक ज्ञापन में बना रही हूँ, आप दीजिए उसको। बाकी आगे का मैंने मतलब पिछले अपने जो लाइव वीडियो है उसमें मैंने सॉल्यूशन भी बताया हुआ था कि किस तरह से हम इस चीज़ को भी ये कर सकते हैं। आप लोकतंत्र
आप लोकतंत्र हैं, ठीक है। आपका चूंकि एक वोट भी सरकार को गया है, आपके एक वोट की वजह से सरकार बनी है, ठीक है। तो आपका भी ये हक बनता है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो अपनी नापसंदगी को जाहिर करिए। जाहिर करने के लिए आप तरीके अपनाते हैं लोकतंत्र के अनुसार, और शांतिपूर्वक लोगों को विरोध धरना प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया है। पॉलिटिकल पावर दिया गया है। पॉलिटिकल पावर के तहत जो आपका जो एमएलए एमपीज़ हैं आपके, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों, लेकिन एसटी हो, आप उनको बोल सकते हो कि हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। आप उनको प्रेरित कर सकते हो कि नहीं, ये अगर ख़त्म हो, ये चीज़ अगर होता है, डीलिस्टिंग अगर आती है तो हमारे एसटी के स्टेटस को खतरा है। एसटी के स्टेटस को खतरा होता है तो फिर उनका जो सीट है, ट्राइबल सीट है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कि दुर्घटना से सावधानी भली, ये बताने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि अभी सिवनी मध्य प्रदेश में गौ रक्षा के नाम पे शक के आधार पे 2 गोंड आदिवासियों की हत्या कर दी गई, ठीक है। इस पे बहुत दिन से लाइव आना चाह रही थी, लेकिन वो मैं नहीं आई, ठीक है। इस पे थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूँगी। एक तो सबसे पहली बात है कि जो मैं बता रही हूँ कि आदिवासियों की अपनी एक अलग व्यवस्था है, आदिवासियों की अपनी टोटमिक व्यवस्था है, ठीक है। उनका खान पान का जो व्यवहार है, जैसे कि आप बोलते हैं कि गौरक्षा के नाम पे कि ट्राइबल्स पे भी लागू होता है, जो गौरक्षा अधिनियम है वो ट्राइबल्स पे भी लागू होता है। तो टोटमी व्यवस्था पे आने के पहले मैं एक बात क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये जो गौरक्षा अधिनियम जो भारत भर में लागू है, उसका जो सेक्शन 2 है, उसमें क्या एक्सटेंशन लिखा हुआ है, विस्तार लिखा हुआ है उस कानून का, उसके तहत वो पूरे भारत भर में लागू है, ये कहा गया है। लेकिन यह जो कानून है, यह अंग्रेज के समय का कानून था, जिसको संविधान संशोधन करके और फिर कि कानून का संशोधन करके लागू किया गया, ठीक है। अंग्रेज के समय में ये कानून का नाम था द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, कि जो पशु है उन पे कि कुछ अत्याचार होता है उसका संरक्षण के लिए 1890 का ये कानून है, ठीक है। उसको संशोधन करके भारत में लागू किया गया। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो अंग्रेज के समय का 1890 का जो कानून था, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, इसको संशोधन करके गौ रक्षा अधिनियम के नाम पे भारत में लागू किया गया। तो ये कानून जो है वे आदिवासियों पे लागू होता है या नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क है। चूँकि मैंने पहले भी बताया है कि अंग्रेज के समय में कोई भी कानून जो है, कोई भी अंग्रेजी कानून है, वो आदिवासी क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं होते थे, आदिवासियों पे तब तक लागू नहीं होते थे जब तक कि राज्यपाल जो है वो पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल के यह घोषणा नहीं करती थी कि यह कानून आदिवासियों पे लागू होगा, या फिर लागू होगा तो किन किन शर्तों पे लागू होगा, ठीक है। बाकायदा मुनादी करके, चूँकि ट्राइबल्स को का अपना लैंग्वेज है तो उनके ट्राइबल लैंग्वेज में इस चीज़ को हल्ला किया जाता था कि आप पे ये कानून आज के बाद से लागू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल 1890 का जो कानून है वो ट्राइबल्स पे लागू नहीं था, क्योंकि सामान्य कानून, अंग्रेज के समय के कानून जो है वो आदिवासियों पे लागू नहीं थे। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रामकृपाल भगत वर्सेस बिहार जो जजमेंट है 1969, इसमें आर्टिकल 372(1) का एक्सप्लेनेशन दिया गया। मैं पहले भी कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि इस जजमेंट में क्या है, रामकृपाल भगत जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वैसे कानून जो कि अंग्रेज के समय में आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं थे, वो आज भी आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जो वो आपका जो पशुओं का अत्याचार अधिनियम है, अत्याचार को रोकने के लिए जो अधिनियम था वो अंग्रेज के समय में लागू था, वो आज भी गौ रक्षा अधिनियम के नाम पे आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ये जजमेंट कहाँ पे आया, रामकृपाल भगत जजमेंट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 372(1) का एक्सप्लेनेशन, उसका विस्तार रूप से चर्चा की गई है, उसमें उसका आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो अब ये जो कानून जो है सामान्य कानून है, गौरक्षा अधिनियम, ठीक है। तो ये कानून जो है वो आदिवासियों पे कब लागू होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है ट्राइबल्स के लिए। क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये जो कि कानून है वो आदिवासियों पर लागू होने के लिए या फिर आदिवासी क्षेत्रों में लागू होने के लिए सबसे पहले जनजाति आयोग के पास में जाना चाहिए था। जनजाति आयोग को यह पावर दिया गया है कि किसी भी तरह की जो बड़ी पॉलिसीज़ है, बड़े कानून है, वो पहले क्या है कि जनजाति आयोग के पटल पर रखी जाएगी। वहाँ पे चर्चा होगी कि ये आदिवासियों के कितने हित में है, कितने अहित में है, तब जाके वो आदिवासी क्षेत्र में और आदिवासियों पर लागू होगा, ठीक है।
अगर राज्य में इस चीज़ को लागू करना है तो राज्य सरकार, चूंकि पहले का जो कानून था अंग्रेज के समय का, उसमें राज्य सरकार को भी ये पावर दिया गया था कि आप अपने ऑफिशियल गजट में इस चीज़ को नोटिफिकेशन के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आज की डेट में भी लागू होता है कि यह चूँकि आदिवासी से जुड़ा मुद्दा है, तो ये जो कानून है गौ रक्षा अधिनियम, ये पहले राज्य के माध्यम से टीएसी के पास में, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास में जाना चाहिए था। वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी कि जैसे कि झारखंड में 32 ट्राइब है, तो 32 ट्राइब में किन किन ट्राइब, जो हमारा ट्राइबल्स का जो है वो खान पान का नियम अलग है। देश में 2 तरह की व्यवस्था चल रही है, 2 तरह की व्यवस्था चल रही है। तो उसमें क्या है कि जो पुरखे समय से जो चलता रहा, एक मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पे जो बलि व्यवस्था थी, उसमें जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि 12 साल में मतलब कि वो भैंसा की बलि दी जाती थी, वो हमारे रीति रिवाज परंपरा में वो चीज़ लागू होता था। अभी की डेट में वो चीज़ है कि नहीं है वो मुझे पता नहीं है, भेड़ी तक तो पता है लेकिन वो चीज़ मेरे को क्लियरली पता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि आपका कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी ऐसे हैं जहाँ पे अलग अलग पशुओं की बलि दी जाती है। और चूँकि संविधान का अनुच्छेद 13(3) का साफ साफ बोलता है कि कोई भी कानून, विधानसभा और लोकसभा का कोई भी कानून आदिवासियों के रीति रिवाज परंपरा को नुकसान पहुंचाता हुआ नहीं होना चाहिए। 5वीं अनुसूची भी यही बात बोलता है। ठीक है, हमारे ट्राइबल्स की जो टोटमिक व्यवस्था है, ठीक है, टोटमिक व्यवस्था के तहत क्या होता है कि जैसे मैं कच्छप हूँ, मैं क्या है कि कछुआ, कच्छप का मतलब होता है कछुआ। ठीक है, तो प्रकृति संरक्षण के लिए मैं क्या करूँगी कि मेरा टोटेम अगर कछुआ है, मेरा टाइटल सरनेम जो है वो कछुआ है, तो मैं कछुआ को ना छू सकती हूँ, ना उसको मार सकती हूँ, ना उसको खा सकती हूँ। ठीक है, खाने का एक जो बात है कि हमारे बॉटनी के सर कहा करते थे कि आदिवासी कुछ भी खा सकता अगर पचाने की क्षमता होती तो, मतलब कि आदिवासी पत्थर भी खा सकता था, मतलब पत्थर भी खा जाता अगर वो पत्थर पचा पाता तो ये खान पान की व्यवस्था थी आदिवासियों पे, जिसपे इंटरफेयर करने का अधिकार कोई भी विधानसभा और लोकसभा को नहीं है। आर्टिकल 13(3) का ये बोलता है। तो ये जो टोटमिक व्यवस्था है, जैसे कि मैं कच्छप हूँ, मैं कच्छप को ना छू सकती हूँ, ना मार सकती हूँ, हाँ उसका संरक्षण करने का अधिकार मेरे पास में है। साथ ही साथ जो कच्छप टाइटल के लोग जो है, चूँकि वो कच्छप मतलब कि जो पिताजी होंगे, माता पिताजी है, वो कच्छप गोत्र के रहे होंगे, जो कुल देवी और कुल देवता की बात कर रहे हैं कच्छप के, जो पहले जो पुरुष थे कच्छप गोत्र के, तो पूरे भारत भर में जितने भी कच्छप हैं मैं उनसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि पहले जो कच्छप है, कच्छप माता पिता जो थे, तो उन्हीं की संतानें कच्छप 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 होती आ रही हैं। इसलिए पूरे भारत भर के जितने भी कच्छप है, चाहे वो मुंडा में हो, चाहे वो संथाल में हो, चाहे वो आपके बाकी कम्युनिटी में कच्छप अगर हो, तो वो मेरे भाई ही लगेंगे या फिर वो मेरी बहन ही लगेगी, तो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। ठीक है, एक ये चीज़ है। सेकंड चीज़ क्या है कि मैं कच्छप हूँ, मैं कछुआ को नहीं मारूंगी, ना ही खा सकती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि कोई अगर जैसे नाग टाइटल का है, ठीक है, नाग टाइटल का है, तो वो क्या करेगा कि नाग सरनेम का है, तो वो नाग का संरक्षण करेगा, ना वो उसको छू सकता है ना वो उसको मार सकता है, लेकिन नाग का संरक्षण करेगा। मतलब कि अगर मैं नाग को मार सकती हूँ, मेरे पास ये अधिकार है, लेकिन मतलब कि सामने वाला जो नाग टाइटल का है वो कछुआ को मतलब कि मार सकता है, ये उसके पास में अधिकार है, लेकिन हम अपने टोटम को नहीं मार सकते। ये हमारे मतलब की टोटमिक व्यवस्था है। नो डाउट ये आप जो बाकी नेटिव अमेरिकन में भी ये चीज़ मिलेगी, अफ्रीका में भी ये चीज़ मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत सारे जो मतलब कि देश विदेश के जो ट्राइब है उनमें भी ये टोटमिक व्यवस्था पाई जाती है कि वो अपने टोटेम को ना मारते हैं, ना ही मतलब आपका उसको खाते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल के पास में क्या है कि वो इस तरह का टोटमिक व्यवस्था क्यों है, क्योंकि वो प्रकृति का संरक्षण करना है उनको। एक हमने प्रकृति चक्र पढ़ा हुआ था कि मतलब कि संतुलन करने के लिए कि घास को कौन खाता है, घास को मतलब कि आपका खरगोश खाएगा, खरगोश को शेर खाता है, शेर फिर मरता है, वापस मतलब कि ज़मीन में जाता है, ज़मीन के बाद फिर से उसमें घास उगता है, फिर घास को फिर खरगोश खाएगा। तो इस तरह का प्रकृति का संतुलन है। वो ट्राइबल अपनी टोटमिक व्यवस्था से क्या करते हैं, वो प्रकृति का संतुलन करते हैं। तो ठीक है कि अगर मतलब कि यहाँ पे हम बना देते हैं कि कछुआ मतलब आपका कछुआ रक्षा अधिनियम, अगर हम ऐसा बना देते हैं, जो केंद्र सरकार जो है लोकसभा विधानसभा कछुआ रक्षक अधिनियम के तौर पे कोई कानून लेकर आती है, तो वहाँ पे क्या है कि कछुए की संख्या बढ़ती जाएगी। मेरे तो अधिकार है कि मैं अपने टोटेम का संरक्षण करूं, लेकिन बाकी जो है जो कि मतलब कि अगर बाकी की कम्युनिटी, बाकी के जो सरनेम के जो लोग हैं वो अगर कछुआ को नहीं मारते हैं, उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, तो कछुआ की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। और चूंकि जो आपका पेड़ पौधे है या फिर ऑक्सीजन लेवल है, तो उसका भी मतलब एक लिमिट में मतलब कि उसका भक्षण करना है। ठीक है,
उसका मतलब अब उपयोग करना है। तो अगर कछुओं की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उस चीज़ का शॉर्टेज हो जाएगा। तो ट्राइबल के यहाँ पे क्या है कि चूँकि प्रकृति से रिलेटेड है तो वो क्या करते हैं कि पूरी तरह से प्रकृति का संरक्षण करते हुए, प्रकृति का संतुलन बनाते हुए अपनी व्यवस्था को बचा के रखे हुए हैं। तो इसीलिए उनका जो रीति रिवाज परंपरा है, वो खान पान की जो व्यवस्था है या फिर रीति रिवाज परंपरा में उस चीज़ को फॉलो करने की, बलि देने की परंपरा भी रही हो, तो वो जो चीज़ें हैं उसको संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के तहत विधानसभा लोकसभा को भी उस पर इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो जो भी चीज़ें या फिर जो भी कानून अगर मतलब कि बनाना है, सरकार को बनाना है, केंद्र सरकार को बनाना है, राज्य सरकार को बनाना है, तो वो क्या करेंगी कि आदिवासियों के रीति रिवाज परंपरा को बिना नुकसान पहुँचाए हुए उस पर कानून बनाएगी। तो ठीक है, आप गौ रक्षा अधिनियम अगर बना रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार जो भी है या फिर लागू कर रहे हैं, तो उसको पहले टीएसी में आना चाहिए। टीएसी में मतलब कि झारखंड के 32 ट्राइब में किन किन ट्राइब में ये चीज़ फॉलो होती है, रीति रिवाज परंपरा के रूप में फॉलो होती है, तो उन ट्राइब पे ये चीज़ लागू नहीं होगा। जिन ट्राइब में मतलब कि ये चीज़ लागू नहीं होती उन ट्राइब पे लागू होगा। तो ये कहाँ आएगा? राज्यों के माध्यम से टीएसी के पास जाएगा। टीएसी के बाद में विधानसभा में ये कानून पास होके कि इन ट्राइब पे ये कानून लागू नहीं होगा, इन ट्राइब पे ये कानून लागू होगा। ठीक यही चीज़ आपका गोंड जनजाति के साथ में भी होना चाहिए था। वहाँ के मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ जहाँ जहाँ पे गोंड ट्राइब रहते हैं, तो उनको मतलब कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जनजाति आयोग, जिनके पास में संविधान के तहत आर्टिकल 338 के तहत उनको ये पावर मिला हुआ है कि कोई भी मेजर पॉलिसीज या फिर कोई भी बड़ा कानून केंद्र का या राज्य का, उसको भारत के आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा। मतलब किसी भी कानून का सेक्शन 2 में तो वो साफ साफ लिख देते हैं कि इस कानून का विस्तार पूरे भारत भर में होगा। ठीक है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा या फिर जनजाति आयोग को ये क्लियरली मतलब आपका मतलब बहुत सारे कानूनों को उन्होंने इंटरफेयर किया भी है कि क्लियरली हर एक कानून और हर एक अधिनियम जो कि ट्राइबल को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, उन कानूनों को जो जनजाति आयोग के पास में जाना चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ मैं इन चीज़ों के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को भी मतलब कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपका मतलब कि आपके माध्यम से, जो ज्ञापन के माध्यम से मैं उनको सूचित करवाना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ये आदिवासियों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को तत्काल ही संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आदिवासियों के 3 ही माई बाप है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और कलेक्टर महोदय तो अपने पद से मतलब बोलते हैं ना कि जो उनको पावर दिया गया उनका दुरुपयोग ही हो रहा है। तो हमको क्या है कि राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय को इस चीज़ को सूचित करवाना है ज्ञापन के माध्यम से, और इस पे तत्काल ही संज्ञान लेने के लिए उनको प्रेरित करना, ज्ञापन के माध्यम से सूचित कराना पड़ेगा। तो कुल मिला के मेरे जो ये 2 चीज़ें थी वो मैंने बता दिया है कुल मिला के। और एक चीज़ है जो टोटमिक व्यवस्था, कोई नहीं, इस पर मैं कभी बाद में चर्चा करूँगी। ठीक है, तो बहुत हो गया। कुल मिला के जो ये 2 चीज़ें थी, डीलिस्टिंग पे और गौ रक्षा अधिनियम के नाम पे शक के आधार पे जो दो गोंड आदिवासियों की हत्या की गई, तो इस पे मतलब कि मैंने अपनी जो बातें थी, अपना जो चर्चा मैंने आपके साथ में कर ही लिया है। तो ठीक है, सबको जोहार, सेवा जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी।